So very good day to everyone. Till now we have completed what? Till now we have completed almost international taxation except special rates of tax. We have completed various entity, but why we have skipped the questions of various entity? Because it was having lots of adjustment of the PGBP. And we want कि पहले अब PGBP हो जाए various entity तो दोनों के क्वेश्चन साथ में होना चाहिए. Then we have done rate of tax, and rate of tax में have we done 115 BAC, 115 BAA, 115 BAB, every concept, every option that is available to a domestic company, that also we have done. अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था, you have to solve in 20 minutes, that was related to tax planning. क्या हुआ उसका? नहीं किया? Done, ma'am. कार्तिक, सचिन, अब्दुल, Yes, ma'am. डन. क्वेश्चन हो गया, सॉल्व सही हो गया. Yes, ma'am. Ma'am, in that additional depreciation 80 crores less than 180 days, 10% is chargeable, right? Then that additional depreciation was written in our answer as 80 lakhs. Is it 8 crores? We have to check the figure. Might be some printing mistake would have been there. Okay. Okay. Otherwise, concept wise, is that question okay? Or we need a Yes, ma'am. discussion Okay. on that? No. Sure. Rashmi, what about you? 115 BAC का question? मैम कल मैं पूरा दिन घर पे नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाई. Now this is not going to be 20 minutes. क्या सच में हम नहीं निकाल सकते थे? मैं बोलती हूँ पूरा दिन तुम कब निकले होगी? ऐसा तो नहीं है क्लास एंड हुई 10 o'clock एंड जस्ट चले गए. मैम कल का दिन बिजी था, आज मैं कर लूंगी. You have to. देखो, यस मैम. even in case of mentoring जो मैंने आज लिखा, यस मैम. and in your everyone's case मैं बोल रही हूँ, एक बार टारगेट नहीं करने की आदत डल गई, नहीं मैम, डल जाएगी. कल के लिए सॉरी. नहीं, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन. मैं सबको बोल रही हूँ जो जी ड्राइव में भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, कि अगर तुमने एक बार छोड़ दिया ना तो वो आदत हो जाएगी कि यार नहीं हुआ ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अब कंफर्ट जोन चला जाता है. तो ट्राई कि दिमाग में ये टेंशन होनी चाहिए कि आज का टारगेट पूरा किए बिना नींद नहीं आनी चाहिए. मैम. ठीक है, दैट मच ऑफ डेडिकेशन इज नीडेड. यस मैम. सो कैन आई से रेट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर भी ओवर. अब हम बच्चे कौन से चैप्टर है? सो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टीडीएस, टीसीएस एंड असेसमेंट प्रोसीजर. दिस आर द मेजर चैप्टर्स दैट आर रिमेनिंग. इसके बाद कुछ चैप्टर जैसे गार हो गया, छोटे मोटे एक दिन के चैप्टर्स है. तो कहना है कि हाँ मेजर चैप्टर जो मेन है पीजीबीपी के बाद वी कैन से कि वी हैव क्लोज द मेजर चैप्टर. ठीक है, अब हम ये पीजीबीपी क्या है, क्यों है, कैसे है, तो वी विल टेक 3 days फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओनली प्रोविजन. सिर्फ प्रोविजन में कितने दिन जाएंगे? 3 days. एंड देन फाइनली वी कैन स्टार्ट विद बोथ द चैप्टर्स के क्वेश्चन. अब मैम क्या है पीजीबीपी? देखो सिंपल सी बात बोलते हैं कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट पीजीबीपी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर तुमको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करना है तो कीप इन माइंड वन थिंग. वो जमाने में चलो जब तुम क्या करते थे, पीएनएल बनाते थे. पीएनएल बनाते थे, कैसे बनाते थे? ये रहा तुम्हारा पीएनएल. ये क्या है? ये रहा तुम्हारा पीएनएल. मैम इट्स साइड क्या होता था? ऑल द इनकम आर क्रेडिटेड, और यहाँ पे क्या होती थी? सारी मेरे एक्सपेंसेस डेबिट होते थे. All my expenses would have been debited here and all my income would have been credited here. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि when it comes to credit side under PGBP, मैम सेक्शन नंबर 28 we have to remember. क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 28 is the charging section of PGBP. चार्जिंग सेक्शन क्या है मैम PGBP का? तो चार्जिंग सेक्शन is nothing but your section number 28. ये सेक्शन नंबर 28 बताता है कि व्हाट आर द इनकम जो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में आएगी. इसके अलावा कुछ और है क्या मैम जो वी हैव टू चेक इन सेक्शन नंबर 28? और क्रेडिट साइड में कुछ चेक करना हो
तो फिर आता है तुम्हारा एक और सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 2। ये क्या नाम, सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 2 डीम्ड प्रॉफिट। क्या है डीम्ड, जो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, बट लो मान लिया हमने कि ये क्या है डीम्ड प्रॉफिट। मैम एक तो वो डीम्ड याद आ रहा है कि पीजीबीपी में डीम मान लिया था डिविडेंड, याद है, डीम्ड टू बी डिविडेंड, एक वो भी है स्पेसिफिक सेक्शन। और ये क्या है, ये स्पेसिफिक बोल रहा है कि एक्चुअली इट इज नॉट योर इनकम बट वी विल डीम इट एज अ पीजीबीपी इनकम। जैसे सपोज किसी को तुम्हें 10 लाख रुपीज देने थे बिकॉज यू हैव परचेस्ड गुड्स तुमने उससे परचेस किए, यू आर रिक्वायर्ड टू पे 10 लाख रुपीज, बट रिमिशन इन द लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, तुम्हारी क्या हो गया, लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, और वो पर्सन बोला इंस्टेड ऑफ 10 लाख पे मी 7 लाख। मैम ये 3 लाख क्या है, क्योंकि जब तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, परचेस क्या लिखा होगा, परचेस यू वुड हैव रिटन 10 लाख, तो तुमने तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस कर लिया ना, ऑलरेडी तुमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस कर लिया। अब तुमको 3 लाख रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी पे मिल गया, तो हाउ कैन बी अलाउ कि 3 लाख रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी भी अलाउ करे और इधर 10 लाख का एक्सपेंस भी अलाउ करे। फॉर दैट रीजन ये जो 3 लाख रिडक्शन इन द लाइबिलिटी है, इसको क्या बोल देंगे फिर, डीम्ड प्रॉफिट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे वो चीजें हैं जहां पे तुम ऑलरेडी पहले बेनिफिट ले चुके हो, ऑलरेडी यू हैव टेकन द बेनिफिट, अब वो बेनिफिट कहीं पे डबल होने वाला है, 2 times यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। तो फॉर दैट रीजन पर्टिकुलरली वो क्या बोलता है, इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड प्रॉफिट। मतलब मैम आप सीधे ये बोलना चाह रहे हो, व्हेन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 20A, when it comes to credit side of P&L, मतलब PGBP के लिए we have to remember 28 as well as 41 subsection 2. Understood? अब ये हो गया, और क्या आ सकता है मैम, इसके अलावा कहीं पे कोई स्पेसिफिक कुछ दिया हो, स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक कुड कम इन पीजीबीपी। मैम स्पेसिफिक कहाँ दिया, अरे अभी तो याद दिलाया था, डिविडेंड पीजीबीपी कंसीडर किया जाता है, दैट इज नॉट ड्यू टू 41 सेक्शन, वो तो स्पेसिफिकली केस लॉ के रीजन से क्या है कंसीडर किया है। तो ऑल दिस थिंग विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर क्रेडिट, मतलब पीजीबीपी इनकम। बस इतना ही है इनकम साइड, इतना ही है। तो मैम फिर एक्सपेंस साइड क्या आएगा, तो एक्सपेंस साइड यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 43 तक के बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, दे हैव गिवन दैट विल बी अलाउड, और कुछ कंडीशंस है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट विल बी डिसअलाउड, देयर आर सर्टेन कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट विल बी डिसअलाउड। मैम हाउ टू सॉल्व पीजीबीपी का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें हम, तो बोलते हैं कि देखो पीजीबीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पीजीबीपी। तो मैम सबसे पहले हमको लेनी होती है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। हाँ ये करना होता है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो सपोज करते हैं मैम वो इनकम हमने यहाँ पे कुछ लिख ली, दिस इज दैट इनकम दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैम क्या लेते हैं, माइनस एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंसेस जो पीजीबीपी के हुए हैं वो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो सपोज मैम ये भी ले लिया हमने ज्यादा एक्सपेंसेस, इसके बाद यू विल गेट व्हाट, इसके बाद तुमको पता चलेगा चार्जेबल कितना होगा, नेट विल बी चार्जेबल। हाँ होता तो यही है, सिंपल सी बात तो यही है कि क्या करना है, इनकम कंसीडर करना है, एक्सपेंस कंसीडर करना है, एंड दिस इज व्हाट चार्जेबल टू पीजीबीपी। लेकिन दिक्कत क्या होती है मैम, दिक्कत ये होती है सर्टेन इनकम दैट शुड बी क्रेडिटेड बट तुमने क्रेडिट ही नहीं, देयर आर सर्टेन इनकम दैट शुड बी क्रेडिटेड अंडर द हेड पीजीबीपी बट यू फेल टू क्रेडिट इट। ओहो, तो तभी तो हम ढूंढते हैं पीजीबीपी हेड में इनकम क्रेडिट होना चाहिए थी बट तुमने क्रेडिट नहीं, तो इनकम नॉट क्रेडिटेड। ठीक है मैम, कुछ ऐसी इनकम होगी जो क्रेडिट हो चुकी है, ऑलरेडी क्रेडिटेड, बट वो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। एग्जेम्प्ट इनकम उसके अंदर कैसे लिख दी तुमने,
तो इनकम क्रेडिटेड बट शुड नॉट बी क्रेडिटेड। अच्छा, तो दूसरा एडजस्टमेंट किसका होगा? इनकम दैट शुड नॉट बी क्रेडिटेड। तो अच्छा, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि व्हेन यू वांट टू चार्ज पीजीबीपी का टैक्स तो क्या इंक्लूड होगा इनकम में और क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा। मैम फिर एक्सपेंस में क्या होगा? तो एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड बट इट शुड नॉट बी डेबिटेड। क्यों? कंपनी, सुनना, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन तुमने माइनस करा होगा। मैम कहाँ पे माइनस किया होगा? ये रहा डेप्रिसिएशन। दिस डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड एज पर कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स को कंपनीज एक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो अभी तो वो बोलेगा नहीं, ये जो तुमने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया है, ये जो तुमने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, नहीं चलेगा, ऐड बैक करो। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो तो एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड, उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि क्या करो, एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड बट नॉट अलाउड, सीधे बोलो डिसअलाउड। और मैम कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो अलाउ करने हैं लेकिन तुम भूल गए डेबिट करना। सपोज वॉचेस दी थी, क्या दिया था? वॉच दिया था किसको? वर्कर्स को दिया था दिवाली पे। तो मैम वो तो अलाउड एक्सपेंस है, तुमने यहाँ लिखा ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस नॉट डेबिटेड बट टू बी अलाउड। अच्छा, ऐसा ऐसा। अब पता है मैम और क्या होगा? अब क्या होना है? अब तो बचा ही नहीं कुछ। नहीं मैम होगा। अभी क्या होगा मैम? जब हम इनकम की बात कर रहे हैं ना, हाँ तुम किसकी बात कर रहे हो? इनकम। इनकम में दे हैव टेकन, पीजीबीपी के इनकम में दे हैव टेकन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया पीजीबीपी में लिया तो क्या गलत है मैम? वो तो अदर सोर्स का पार्ट है। मैम इनकम में इन्होंने क्या लिख के रखा है? पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे क्या लिख के रखा है? डिविडेंड, जनरल वाला डिविडेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैम इसका मतलब अगर क्वेश्चन आया कैलकुलेट टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में पीजीबीपी अलग करना है, टोटल इनकम में अदर सोर्स अलग आएगा, टोटल इनकम में कैपिटल गेन अलग आएगा। और मैम हमें फिर बताना होगा कि ये जो इनकम इन्होंने पीएनएल में क्रेडिट की मैम, क्योंकि पीएनएल में सिर्फ यही थोड़ी ना आता है, अदर इनकम भी तो आती है। तो दिस अदर इनकम कुड बी रेंटल इनकम, और ये हाँ रेंटल इनकम थोड़ी ना पीजीबीपी हो जाएगा। तो इनकम ऑलरेडी क्रेडिटेड इन योर पीएनएल बट वो किसी और हेड का है, तो इधर से निकाल के उसको सेपरेट हेड में कंसिडर करना होगा। तो इनकम में एक चीज और आएगी और वो क्या होगी? टू बी कंसिडर्ड इन सेपरेट हेड। अब जाके तुम्हारा पीजीबीपी खत्म होगा। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ यही स्टेप्स लगानी है। 101% जितने क्वेश्चन करोगे यही सारे एडजस्टमेंट यू विल फाइंड। अब एडजस्टमेंट कैसे आते जाएंगे पता है? वो रेम्युनरेशन वाला कि रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर, मैम एडवेट करो पहले। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे ना कितना रेम्युनरेशन माइनस करना है, वो इधर से 90% करेंगे, 1,50,000 से कंपेयर करेंगे, इधर 60% करेंगे, फिर वो सब्ट्रैक्ट करने को देंगे आफ्टर कंपेयरिंग विद एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो ये क्या है? ये तो स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी। अब मैम पीजीबीपी पढ़े कैसे? तो हमें पता है क्या करना चाहिए। जैसे जैसे आता जा रहा है पीजीबीपी में जो जो एडजस्टमेंट वो लोग क्वेश्चन में देते हैं, क्यों ना थोड़ा थोड़ा वो एडजस्टमेंट एग्जांपल लेते लेते समझते जाए। होगा क्या? पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में दे फ्रेम इट लाइक दिस, कि क्वेश्चन में इसी चीज को वो ऐसे फ्रेम करके देते हैं। तो क्या सबसे पहले समझना है कि दिस इज पीजीबीपी की स्टेप्स। अब वो दिन आ गया है जब तुम्हें मैंडेटरी पता है क्या पता होना चाहिए? इनकम कंप्यूटेशन का पूरा फॉर्मेट।
क्योंकि अगर इनकम कंप्यूटेशन का फॉर्मेट अब नहीं आया तो फिर कब आएगा? नाउ यू नीड इनकम कंप्यूटेशन का प्रॉपर फॉर्मेट कि कैसे कब कौन सी चीज कहाँ होती है। और ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया। और मैम जब आपने बहुत पहले बताया तो आप कैसे गारंटी लोगे कि हमको याद है? चेक करवा के तुम्हारे से लिखवा के लूंगी। थोड़ा सा पहले 28 बता रही हूँ, फिर कॉपी साइड में निकाल के रखो। आज ही तुमको लिख के रखना है, मेरे को बताना है इनकम कंप्यूटेशन तुम्हारी नजर में क्या है। ठीक है, पहले आते हैं अभी सेक्शन नंबर 28 पे। बुक नीडेड, आप पीजीबीपी से बुक नीडेड है। रश्मि का क्या हुआ? रश्मि दिन भर बाहर थी, बुक लेके आई कि नहीं आई? कल मैं बुक भी नहीं ला पाई, आज मंगाऊंगी। जीवन में तकलीफें बस मैम इतनी है ना, मैं चाहती तो थी, उसको मजबूरी आ गई। मैम कोई अमेंडमेंट है क्या पीजीबीपी में? हम पुरानी बुक से कर सकते हैं। हाँ, पुरानी बुक से भी कर सकते, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो अमेंडमेंट है नॉर्मल से छोटे मोटे, वो इतने नॉर्मल है कि कोई मतलब के नहीं, ऐसा है। If you see entire पीजीबीपी नॉर्मल फ्लो में चलेगा, एक आध जगह जनरल से इसमें एक आध अमेंडमेंट है और कुछ भी नहीं। अभी तो नहीं दे पाएंगे पीडीएफ लक्ष्मी, बट क्लास के बाद समवन प्लीज पीडीएफ बना के उसको एक बार दे देना। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 28। मैम सेक्शन नंबर 28 में क्या आने वाला है, इसको भी फ्लो में समझो। मैम बिजनेस इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 28 आपने बोला कि सेक्शन नंबर 28 में क्या होगा कि सारी पीजीबीपी रिलेटेड ही इनकम आएगी। तो इसका भी फ्लो कर लेते हैं ना, कैसा? एनी इनकम दैट यू अर्न इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इनकम जो प्रीवियस ईयर में तुमको हुई है। ठीक है, एक तो वो हुई। मैम पता है जब हम बिजनेस करते हैं तो डोमेस्टिक सेल्स तो होती है, साथ में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। और एक्सपोर्ट से हो सकता है मैम हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला हो सकता है कैश असिस्टेंस मिला हो सकता है सेल ऑन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। तो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस की आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसका भी एक लाइसेंस होता है, कितना आपको इंपोर्ट करना है कोई चीज, उसका एक लाइसेंस मिलता है, उसको सेल करके प्रॉफिट भी हो सकता है। तो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप सेल करते हो तो नॉर्मली यहाँ पे इंडिया में सेल किया तो वॉट एवर प्रॉफिट और गेन यू अर्न फ्रॉम योर बिजनेस इन प्रीवियस ईयर। सेकेंड मैम सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। मैम ड्यूटी ड्रॉबैक, मैम कैश असिस्टेंस, मैम ड्यूटी वाला एक और है कैश रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट करके कुछ है, एक और सर्टिफिकेट ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ये सब एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और दिस आर काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर योर एक्सपोर्ट। तो मैम ये बेनिफिट कहाँ जाएगा, बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस में ही जाएगा। मैम ये तो एक्सपोर्ट की बात हुई। फिर मैम पता है क्या होता है, कई बार बिकॉज आई अचीव अ टारगेट, मेरा जो क्या है एजेंसी बोलती है सुनो, इफ यू अचीव दिस टारगेट वी विल प्रोवाइड यू दिस गिफ्ट। तुम्हें गोल्ड कॉइन मिलेगा, तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलेंगे, तुम्हें रेफ्रिजरेटर मिलेगा, एसी मिलेगा, बाइक मिलेगा। ये क्या हो रहा है मैम, परक्यूसिट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस। मैम हमको वो परक्यूसिट्स जैसे बाइक नहीं चाहिए, बहुत बाइक है हमारे पास, हमको क्या चाहिए उसके बदले में कैश चाहिए। तो वेदर द गिफ्ट इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और वेदर द गिफ्ट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी, बट तुम्हें बिजनेस के रीजन से वो गिफ्ट परक्यूसिट्स मिल रहे हैं, वो भी कहाँ जाएगा, पीजीबीपी के अंदर जाएगा। ठीक है मैम, और क्या हो सकता है मैं अभी यहाँ पे पुणे में क्लासेस कर रही हूँ। अब क्या हुआ, अब्दुल ने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब वो बोलता है कि मैडम के बाजू में ही क्लास खोल के रहूंगी। अब मैंने उसको क्या बोला, अब्दुल नहीं, अब्दुल मानेगा भी नहीं। मैंने कहा अब्दुल नहीं, तो बोला कितना दोगे, अब लेन देन पे आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गिव यू 20 लाख, मेरे पास में बस क्लास में मत खोलना, इतने एरिया में तुम्हारी क्लास नहीं होनी चाहिए।
क्या बोल रहे हो, नॉन कंपीटिंग फीस दे रहे हो कि मेरे साथ compete नहीं करने के लिए मैं तुम्हें फीस दे रही हूँ. So that non-competing fees for Abdul is what? PGBP का इनकम. क्योंकि बिजनेस नहीं करने के लिए भी जो पैसा मिल रहा है तो वो क्या है, नॉन कम्पीटिंग इनकम. तो मतलब आपने मैम ये बोलना है कि एनी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एनी perquisites or gift that we have received due to business and profession, whether convertible into money or not. मैम फॉरेन की ट्रिप मिली, whether convertible into money or not, वो सब भी क्या है, तुम्हारा बिजनेस का ही इनकम है. मैम ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ये सब अगर तुमको मिलते हैं, ये नाम भी दिख जाए तो दैट इज कवर्ड अंडर पीजीबीपी का क्रेडिट साइड सेक्शन नंबर 20. मैम नॉन कंपीटिंग फीस वही है. मैंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है. वो फॉर्मूला ऐसा है कि वो अगर मेडिसिन तुमने ली तो तुम्हारा सारा पैनिक खत्म हो जाएगा और तुमको लगेगा एक अटेम्प्ट में ये यूं क्लियर होता है. मतलब अब मेरे को फॉर्मूला शेयर नहीं करना किसी से. नॉन शेयरिंग ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, मैं क्यों शेयर करूं किसी से, ये तो बहुत यूनिक चीज हो गई ना. तो व्हाई वुड आई शेयर दैट. या फिर मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, ऐसी टैबलेट बनाई कि उसको खाते से तुमको पुराना जन्म भी याद आ जाएगा, उस वक्त तुमने क्या किया था, इस जन्म का तो सभी याद रहेगा. ये क्या हो रहा है, आई विल नॉट शेयर दिस फॉर्मूला, मेरे को ये फॉर्मूला शेयर नहीं करना. तो नॉन शेयरिंग ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, उसके लिए भी अगर कुछ अमाउंट मिलता है कहाँ जाएगा, पीजीबीपी हेड में ही जाएगा. तो मैम इतना भी हो गया. और क्या बोल सकते हो कि और कौन कौन सी चीजें जो पीजीबीपी हेड में जाएगी. सबसे इंपॉर्टेंट मैम, आई हैव कैपिटल असेट. मेरे पास क्या है, कैपिटल असेट है. क्या मैम वो कैपिटल असेट जो है, उस कैपिटल असेट को हम इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दें. दो चीजें होती है, एक कैपिटल असेट इन्वेंट्री में कन्वर्ट होता है और एक इन्वेंट्री है जो कैपिटल असेट में कन्वर्ट होती है. दो चीजें. मैं बात कर रही हूँ अगर कैपिटल असेट इन्वेंट्री में कवर हुआ तो क्या होगा, तो वो इस चैप्टर में कवर नहीं होगा. दैट इज कवर्ड अंडर कैपिटल गेन. क्यों, कैपिटल असेट व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वहां तक का तो तुम्हारा कैपिटल गेन ही रहता है. फिर वो जब एक्चुअल में सेल्स होता है ना स्टॉक इन ट्रेड, तब पीजीबीपी इनकम आता है. तो मैम यहाँ क्या कवर होगा, यहाँ कवर होगा व्हेन योर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट. थोड़ा लॉजिक अच्छा है इसका. क्या लॉजिक है मैम, आई हैव इन्वेंट्री, दोनों चीजों को मैं कंपैरेटिवली समझा रही हूँ. मैम ये क्या है, सबसे पहले दिस इज अ बिल्डिंग. ठीक है, ये हो गई अपनी बिल्डिंग. ठीक है, इस बिल्डिंग का करना क्या है, ये हो गई अपनी बिल्डिंग. अब हम ये बिल्डिंग का क्या करें, सपोज दिस इज माय कैपिटल एसेट. अभी ये मेरी कैपिटल एसेट है. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस बिल्डिंग. अब मैं इस बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, कन्वर्टिंग इनटू स्टॉक इन ट्रेड. मैं बोल रही हूँ कैपिटल एसेट बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड. तो देखो अब तुम ही बताओ, इजी हो गया ना. कैपिटल एसेट यू वुड नॉट बी सेलिंग. जनरली कैपिटल एसेट क्या होता है कि फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग गेन, उसको तुम इजीली सेल नहीं करते हो. तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जैसे ही तुमने इसको क्या किया, यू हैव कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो तुम्हारा कैपिटल एसेट क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया. और कैपिटल गेन चैप्टर में लिखा है कि कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर. कैपिटल गेन टैक्सेबल in the year of transfer. तो मैम कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर. क्या अभी मेरा कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा? वो बोलते हैं देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ ट्रांसफर. कुछ एक्सेप्शन है. और एक्सेप्शन क्या बोलता है कि ये जो कैपिटल गेन तुमको हुआ ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल गेन लगेगा तो से यू हैव टू पे, बट तब जब ये स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड, जब ये सेल होता है.
और जिस दिन ये सेल होगा यहाँ से यहाँ तक का पीजीबीपी इनकम तुम पे करोगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी कैपिटल गेन हुआ वो पे करोगे। ऐसा लिखा है कैपिटल गेन चैप्टर में। आइए बात, मतलब कि मैं बोलूं एक चीज कि यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, वी विल वेट टिल द टाइम इट इज सोल्ड। ये वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं पता है? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स। इंटेंडेड, कोशिश करते हैं कि 12 मंथ्स में बिक जाए, तो ये तो सेल पर्पस के लिए ही है। तो 12 मंथ्स में इंटेंडेड है कि वो सेल हो जाएगा, तो एनी हाउ दे विल गेट क्विकली, कैपिटल गेन भी जल्दी मिल जाएगा और पीजीबीपी में उनको टैक्स जल्दी मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मेन चीज मैं किस पे समझाना चाह रही हूँ, ये वर्ड यहाँ वो वेट कर सकते हैं बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि दिस स्टॉक इन ट्रेड विल बी सोल्ड इजीली एंड विद इन 12 मंथ्स। इंटेंशन, एक्चुअल नहीं पता बट इंटेंडेड, ठीक है। बट अब फिर से आते हैं कौन सी कहानी पे अगेन। ये क्या है मैम? फिर से बिल्डिंग अपनी। अब क्या करने वाले हैं उस बिल्डिंग का? मेरा तो काम ही है बिल्डिंग सेल करना। आई एम व्हाट? बिल्डर। बिल्डिंग सेल करना आपका काम है, आप ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब नाउ इट इज व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड। अब ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। नाउ दिस स्टॉक इन ट्रेड विल बी कन्वर्टेड। एक अपन ही रख लेते बिल्डिंग, अपन ही रखते रेंटल पर्पस के लिए देंगे, या फिर अपन ही रखते, क्या करना है, क्या चाह रहे हो मैम? कैपिटल गेन। मतलब एक बिल्डिंग को मैंने क्या किया, आउट ऑफ द मैनी बिल्डिंग एक बिल्डिंग को मैंने बोला ये मेरे लिए है, आई कन्वर्टेड इट इनटू कैपिटल एसेट। या फिर सपोज करो 2-3 बिल्डिंग ही बची थी और मेरे को ये बिजनेस क्लोज करना है, तो सारी बिल्डिंग मैंने क्या कर दिया, कैपिटल एसेट मान के अब रख दी। तो ये क्या हो गया मैम? स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। अब मैम जब कैपिटल एसेट ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ था ना, वो वेट कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स में पता है कि वो इंटेंडेड टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स। आप भी बैठे हो सेल करने के लिए उसको। बट जहां तुमने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, या तो सेल का इंटेंशन ही नहीं है, हो सकता है 1 ईयर तुम सेल भी ना करो, 10 ईयर भी इसको सेल नहीं करो, 50 ईयर भी सेल नहीं करो। हमारी जाने की उम्र हो गई है, दुनिया से एक्सपायरी डेट आ गई है, हमने क्या किया? गिफ्ट। अभी भी सेल नहीं किया। आर यू गेटिंग कि ये सेल का इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें? गवर्नमेंट इतना वेट तो नहीं करेगी, इतने पेशेंस तो गवर्नमेंट में भी नहीं है। तो फॉर दैट रीजन स्पेसिफिकली उन्होंने पहली बार ऐसा किया है, नोशनल गेन टैक्सेबल। मैम नोशनल गेन क्यों लिख रहे हो उसको? हुआ क्या एक्चुअल में कोई गेन? व्हेन यू कन्वर्टेड योर स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, तुमको कौन सा गेन हो गया हाथ में एक्चुअल में? दैट इज नोशनल। तो ये जो नोशनल गेन है वो बोलते हैं कि ये जो नोशनल गेन तुमको हुआ है ना, द ईयर यू ट्रांसफर उसी ईयर में टैक्सेबल। तो पहली टाइम, फर्स्ट टाइम नोशनल गेन इज टैक्सेबल। अब मैम ये नोशनल गेन टैक्सेबल क्या होगा? तो बताइए यहाँ लाइन क्या लिख के रखी है उन्होंने? ये लाइन लिखी है, अब इसका इंटरप्रिटेशन भी देखते क्या निकलेगा। पॉइंट नंबर 10 पे वो लिखते हैं, पेज नंबर 102 पॉइंट नंबर 10 पे लिखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। क्या लिखा है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी में जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन तो ये निकल रहा है ना, पॉइंट नंबर 10 अगर तुम रीड करोगे तो पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 28 में क्या क्या आएगा? सेक्शन नंबर 28 में आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। तो मतलब मैम आज जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया, सपोज इसकी वैल्यू है 30 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, तो क्या मैम एंटायर 30 लाख ये क्रेडिट साइड लिख दूं मैं कि ये हो गया मेरा कैपिटल एसेट का कन्वर्जन का 30 लाख टैक्सेबल? आर यू गेटिंग द लॉजिक? की इंटरप्रिटेशन तो यही आ रहा है कि पूरा की पूरा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो फेयर मार्केट वैल्यू सेक्शन नंबर 28 में कवर होगी।
अगर तुम ये 30 लाख लिख के आते हो 101% तुम गलत हो। क्यों? यहाँ भले ही वो लिख रहा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, अरे तुम्हारा प्रॉफिट 30 लाख नहीं हुआ है, दैट इज जस्ट अ फेयर मार्केट वैल्यू। क्यों? जब ये स्टॉक इन ट्रेड खरीदा होगा, सपोज करो 20 लाख में यू हैव परचेज द स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या कॉस्ट माइनस नहीं करी जाती? मैम कैसी बात कर रहे हो? क्यों? जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, यहाँ सेल्स लिखते हो या परचेस लिखते हो, तो क्या हो रहा है? ये सेल्स माइनस परचेस नहीं होता? तो यहाँ पे जब तुम कर रहे हो तो सेल्स माइनस परचेस नहीं करोगे। सो यहाँ पे लिखा जरूर फेयर मार्केट वैल्यू है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करनी होती है? उसकी कॉस्ट। तो जो वैल्यू एक्चुअल में आई है, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीवीपी। अंडरस्टूड दैट? समझ में आया? अब यू कैन डू वन थिंग, अब सेक्शन नंबर 28 को एक बार क्विकली रीड कर लो बस। इसमें अभी एक पॉइंट मिसिंग है जो सेक्शन नंबर 28 में ही आता है, वो वाला भी इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हम आगे जाके जब उसको पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि 28 में ये पॉइंट मिसिंग है और वो उस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जल्दी से क्विकली बस 28 रीड कर लो, बस एक दिन। ओके लक्ष्मी, ओके। डन? एक बार बस रीडिंग कर ली। अब इसमें एक पॉइंटर आता है कीमन इंश्योरेंस। कीमन इंश्योरेंस, कीमन इंश्योरेंस could be taxable under the head PGBP. कीमन इंश्योरेंस could be taxable under the head income from others. कीमन इंश्योरेंस could be taxable under the head salary. मतलब you have to check the condition. कीमन इंश्योरेंस सैलरी में भी जा सकता है, कीमन इंश्योरेंस तुम्हारा अदर सोर्स में भी जा सकता है, कीमन इंश्योरेंस तुम्हारा पीजीबीपी में भी आ सकता है। अब इसके एग्जांपल कर ले। नाउ फोकसिंग ओनली ऑन कीमन इंश्योरेंस। ये जो तुम कहानी सुन रहे हो, मैं बोर्ड शेयर करूंगी, उसको लिख भी लेना, ठीक है? पूरा सुनते जा रहे हो, बाद में याद नहीं रहने वाले, तो एटलीस्ट डू राइट इट। अभी नहीं लिखो, लेकिन मैं बोर्ड शेयर करूंगी, फिर उसके बाद लिख लेना जरूर। चलो तो मैम आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट कीमन इंश्योरेंस। क्या होगा मैम ये कीमन इंश्योरेंस में? देखो, अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर 1। ये हमारा कीमन है। कीमन मतलब वही इंपॉर्टेंट बंदा जिसके बिना हमें लगता है हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीमन। हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है इसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब इस चीज के लिए क्या करें? अभी ये मेरा पार्टनर है,
चलो, तो ये अभी मेरा पार्टनर है मैम, पार्टनर है, मेरा पार्टनर है, मेरे को पता है कि इसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है। मैंने इसका क्या ले लिया, कीमैन इंश्योरेंस। कितने ड्यूरेशन का ले रहे हो, चलो 10 इयर्स का ले लेते हैं। 10 इयर्स के लिए आई एम पेइंग द प्रीमियम वगैरह एक्सेट्रा, एंड मैं क्या ले रही हूँ, इसका कीमैन इंश्योरेंस लेके रखा। मैम 10 इयर्स हो गए, वी आर वेरी लकी। क्यों वी आर वेरी लकी, ये भाई साहब को कुछ नहीं हुआ, जो कि त्यों ही है, मतलब अच्छे भले चंगे चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इनको। मैम लेकिन ये जो कीमैन इंश्योरेंस है ये तो मैच्योर हुआ होगा ना, आपको पेमेंट मिली होगी। पेमेंट किसको मिलेगी, जिसके नाम पे उसको मिलेगी। बट मैम पार्टनर तो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में भी नहीं आता, बट पार्टनर तो पीजीबीपी में आएगा ना। तो व्हेन यू रिसीव अ अमाउंट अंडर द कीमैन इंश्योरेंस एंड यू आर द पार्टनर, तो ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। अब फिर से मेरा एक बिजनेस है, फिर से क्या है, मेरा बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या है, फिर से यही पर्सन है, बट ये पर्सन अब मेरे बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनर नहीं है। ये पर्सन मेरे बिजनेस का की एम्प्लॉई है, इसके लिए मैंने ले लिया। फिर 10 साल निकल गए, 10 इयर्स इलेप्स, लेकिन ये इलेप्स नहीं हुआ। अच्छी बात है अपने लिए कि ये इलेप्स नहीं हुआ, बट मैम मैच्योर तो हुआ कि मैंने इंश्योरेंस का अमाउंट, बिल्कुल हुआ होगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मैच्योर किसको मिला, इसको मिला, बट फॉर हिम इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी बिकॉज वी हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। चलो मैम मैं खुद अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्यों, क्योंकि आज भले इतना लेवल नहीं है, कल चल के 10 साल बाद 4 साल बाद तो क्लास का लेवल अच्छा होगा, ऑब्वियसली होगा। आज ग्रोथ अभी कम है, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चलेगा। तो का बोलना क्या चाहते, खुद के लिए भी तो कीमैन इंश्योरेंस ले सकते हैं ना, किसने बोला दूसरों के लिए लोगे। और फिर 10 साल निकल गए, कीमैन इंश्योरेंस इलैप्स हो गया, लेकिन हम इलैप्स नहीं हुए, मैम फिर से पैसा मिलेगा, बट ना तो मैम आप अपने आप के लिए क्या हो, एम्प्लॉय हो। तो आप क्या करोगे, हो सकता है इट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यू हैव टू चेक द कंडीशन, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मैम है, सैलरी हेड में एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। मैम पार्टनर, पार्टनर पीजीबीपी हेड में होगा। मैम व्हाट अबाउट डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर पता है इंडिपेंडेंट है, मतलब एम्प्लॉय भी नहीं है मेरा, तो उसके लिए तो ना सैलरी हेड में जाएगा, ना उसका बिजनेस है वो। तुम डायरेक्टर के लिए दे रहे हो, डायरेक्टर के लिए कीमैन इंश्योरेंस ना तो सैलरी हेड है, ना ही वो मेरा एम्प्लॉय है, तो कहाँ जाएगा, सैलरी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, तो डायरेक्टर के लिए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कीमैन इंश्योरेंस किसी भी हेड में हो सकता है, यू हैव टू चेक द कंडीशन एंड रिलेशनशिप। अंडरस्टूड आया। और क्या लिखा है मैम इसके अंदर, ये क्या लिखा है मैम, 7 पॉइंट एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन बाय द पार्टनर। मैम सेक्शन नंबर 40B याद आता है कि लिमिट लगाएंगे, पर उसी में ये लिखा था ये पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करने के लिए लिमिट लग रही है। मतलब मैम पार्टनर्स में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन थोड़ी ना है, दे हैव यूनाइटेड टुगेदर फॉर कैरिंग आउट बिजनेस, वो साथ ही क्यों हुए टू कैरी आउट द बिजनेस। तो व्हेन दे हैव यूनाइटेड टुगेदर फॉर द कैरिंग ऑफ द बिजनेस, तो ये कहाँ जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अंडरस्टूड। देखा जाए 28 को इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए, बट पीजीबीपी इज इम्पोर्टेंट, तो हम धीरे चल रहे हैं, उस पर टाइम लगा रहे हैं। अदरवाइज 28 तो रीड करके निकलने का काम होता है, क्योंकि ऐसे तो तुमसे पूछेंगे नहीं बोलो, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे दिमाग में घुसाते जाओ चीजें। इसके अलावा कुछ है क्या मैम, लास्ट में एक 11th वाला भी कुछ लिखा है, एनी कंपनसेशन पेमेंट ड्यू टू रिसीव बाय एनी पर्सन एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन। हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैम आपको 2 महीने में डीटी करवाना है, अगर आप 2 महीने में डीटी नहीं करवा पाए तो रिफंड कर देना। मैंने एग्री कर लिया, तो मैंने कहा अगर मैंने 50 डेज में डीटी करवा दिया तो 50 डेज में अगर डीटी करवा दिया तो तुम मुझे फिर से पेमेंट करोगे। अब जब तुम रिफंड ले रहे हो तो मेरी भी कंडीशन आएगी, चलो ये हो गया। अब देखते देखते आगे पता है क्या लग रहा है,
कि यार हमारी तो बहुत सारी छुट्टियां हो रही है, ठंड का सीजन आ गया, हम तो उठ ही नहीं पा रहे, हम नहीं जा पा रहे क्लास में, हम मैम को कैसे बोलेंगे 50 डेज में आपने करवाया ही नहीं, 60 डेज में नहीं करवाया। तो मैं समझ में आ गया 30 डेज में कि टर्म्स एंड कंडीशन नीड मॉडिफिकेशन। तो मैंने कहा अब तुम टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई कर रहे हो ना, तो इतना एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, क्योंकि तुमने टर्म्स एंड कंडीशन, अब तुम बोल रहे 60 की जगह 80 डेज में कंप्लीट करा, मेरा 20 डेज एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो तुम, आई वांट एडिशनल अमाउंट। तो एनीथिंग यू रिसीव either due to termination of a contract या फिर ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी कहाँ जाएगा, पीजीबी। अंडरस्टूड? So this completes section number 28. फिर से बोल रही हूँ, section number 28 has a missing point, जो हम कब करेंगे, जब आगे जाके वो पॉइंट आएगा तब जाके हम 28 में लिखेंगे। दैट इज द रीजन थोड़ा बहुत मैं कॉम्पैक्ट इसलिए रेफर कराती हूँ बिकॉज असेसमेंट प्रोसीजर में भी बहुत कुछ लिखना है, पीजीबीपी में भी कहीं कहीं जगह पे बहुत कुछ लिखना है, तो उसके अंदर लिखते जाओ। ओके, अब हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस देखो, बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस, पीजीबीपी ये नहीं बोलता कि सिर्फ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, पीजीबीपी तो सबके लिए ना, स्पेक्युलेटिव के लिए भी है, नॉन स्पेक्युलेटिव के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो मैम स्पेक्युलेटिव बिजनेस होगा कहाँ टैक्सेबल होगा, अगेन इट विल बी टैक्सेबल हियर। अब स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब क्या, जहाँ पे स्टॉक है। मैम आपने कुछ बताया था, केस स्टडी कोई बताई थी स्पेक्युलेटिव बिजनेस? AM Jain. बोलो, केस स्टडी तो कुछ थी, अभी मैं वो एक वर्ड बोलूंगी ना तो सब याद आएगा। वो डिविडेंड वाली डिविडेंड वाली मैम। कि वहां पे भी तो उसका स्पेक्युलेटिव बिजनेस था बिकॉज ही वाज हैविंग शेयर्स, फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स नहीं होता है, तो ये क्या है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। हम कौन सी चीजें ऐसी है जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस कंसीडर नहीं होंगी, ये वाले स्पेक्युलेटिव पार्ट को रीड वाला सिर्फ लिख लो, रीड ओनली। क्यों रीड ओनली? पता होना चाहिए, इसके क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कभी एक्सपेक्टेड नहीं। तो अभी पीजीबीपी में टॉपिक वाइज लिखते जाना, क्या एग्जाम पे फोकस करो। अब रीड ओनली में क्या मैम, कौन से ट्रांजेक्शन है जो स्पेक्युलेटिव नहीं है? तो सबसे पहले मैम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हो? टू अवॉइड द लॉसेस। तुम कोई गेन करने जा रहे हो क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? एसएफएम जिन्होंने किया है दे वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई गेन थोड़ी ना करने जा रहे हैं, तो व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी गेन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं है, वो तो हम उल्टा लॉसेस बचाने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड मैम? डेरिवेटिव, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में भी ट्रेडिंग करते हैं, शर्तें लगाते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हो। मैं अभी शर्त लगाती हूँ तुमसे कि May 23 का जो पेपर है सबसे टफ आएगा, तुम बोल रहे नहीं नहीं मैम सबसे इजी आएगा, ये क्या तुम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे शर्त लगाने बैठ रहे हो? ये तो एक्चुअल में स्पेक्युलेशन खेल रहे हो। बट व्हेन यू गो टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तब बोलते कि इट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, है ना रश्मि? इट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। जब भी मैं नाम ले लूं तो समझ जाना तुमने कोई ऐसी हरकत की है कि उसके लिए टोकना जरूरी है, और वो जनरली वो हरकत पता है क्या होती है? सोने का नहीं, एकदम लेजी होना ही नहीं। ठीक है, तो एक वन ऑफ द रीजन वीडियो ऑन रखने का कि तुम लोग को जब आलस आता है तो वो मुझे समझ में आता है फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि तब तुम ऐसे बैठे होते हो, और जब ढंग से पढ़ रहे हो तो ये। ठीक है, चलो फिर इसके बाद आता है मैम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मैम रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड के लिए। तो हेजिंग का मतलब ही क्या है? टू अवॉइड द लॉसेस, टू मिनिमाइज द लॉसेस। हेजिंग का जरूरी नहीं कि लॉसेस जीरो हो जाए, बट टू मिनिमाइज द लॉसेस। तो जहां जहां लॉसेस मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जहां रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हो, वो सब स्पेक्युलेटिव नहीं। इसको एक बार दिमाग में अच्छे से बस रख लेना, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड मैम? हम कमोडिटी डेरिवेटिव में जाते हैं, क्या कर रहे हैं हम? ट्रेड कर रहे हैं कमोडिटी डेरिवेटिव में, तो करो ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव में। पर मैम हमने सीटीडी पे किया है तो वैसे ही स्पेक्युलेटिव नहीं है।
और अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुए तो इवन यू हैव नॉट पेड सीटीटी तो भी क्या नहीं है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, स्टिल इट इज नॉट स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसको भी जल्दी से एक बार रीड करना। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस होता है वो किससे सेट ऑफ होगा मैम? स्पेक्युलेटिव बिजनेस से। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं? 4 year. 4 years में श्योर 4 ईयर है या फिर इनडेफिनेट टाइम है? 100% श्योर मैम। Sure, ma'am. नहीं 4 year. ये देखो अब्दुल मैम 100% श्योर नहीं नहीं। नहीं मैम, आप कब हमको कंफ्यूज करा रहे हो, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो तुम बताओ श्योर हो 4 इयर्स की मैं बोलूं इनडेफिनेट टाइम? 4 years में 4 years. Sure है मैम. श्योर है तो चलो Sure. फिर तुम इतना बोल रहे हो तो श्योर रखते। तो मैम स्पेसिफाइड बिजनेस भी तो है, वो कितने टाइम तक, उसके लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनिट टाइम, बट स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही होता है एंड इट इज 4 इयर्स। ठीक है, अब खत्म हो गया ये, इसको एक बार रीडिंग करने का बनता है। ठीक है, तो क्विक रीडिंग इसकी भी कर लो, तो फाइनली वी कैन मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे चालू होता है डिसअलाउंस एंड अलाउंस वाला। जल्दी से 2 मिनट के अंदर रीडिंग करो। डन। चलो, सो बेसिकली ये बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें इम्पोर्टेंट पता है क्या? अब इम्पोर्टेंट है फेयर मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट। कौन सा फेयर मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट? व्हेन योर कैपिटल, योर स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो चीज दे गिव इन योर पीजीडीपी के एडजस्टमेंट। तो स्टार मार्क किस पॉइंट को करना है जो एक्चुअली यू शुड रिमेंबर?
वो फेयर मार्केट वैल्यू वाला। मैम और कौन सा पॉइंट, वो इंटरेस्ट दिख रहा है ना जो तुमको 40B वाला, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन, दो वर्ड्स को हाईलाइट करो यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड सैलरी, सैलरी को ही रेमुनरेशन बोलते हैं, क्योंकि पीजीबीपी में सिर्फ इंटरेस्ट या फिर सैलरी पे ही क्वेश्चन और एडजस्टमेंट होता है। अब उसका एक बार एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं अपन। मैम इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कैसे, दे आर गिविंग इंटरेस्ट 1,50,000 पेड एट द रेट ऑफ 15%, क्या लिखेंगे वो, ये हम ऑलरेडी एक बार क्लास में सॉल्व भी कर चुके हैं ऐसा। इंटरेस्ट 1,50,000 पेड एट 15%, बस इतना लिख दिया। एंड रेमुनरेशन कितना पे किया, रेमुनरेशन पे 20 लाख। फिर वो तुम्हें कहीं बताएंगे क्या पे ये सिर्फ रेमुनरेशन लिख दिया, फिर तुम्हें कहीं पे क्या बताएंगे, बुक प्रॉफिट की डिटेल दे सकते हैं या फिर नहीं देंगे तो यू नो कि हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। तुम्हें टोटल इनकम में वापस क्या करना होगा, नेट पीजीबीपी इनकम में यू हैव टू ऐड बैक द रेमुनरेशन, एंड ऐड बैक कर दोगे जब रेमुनरेशन तो बुक प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसका 90% एंड 60 वाला काम यू हैव टू डू। फिर इसके बाद ये जो भी आंसर निकलेगा उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेमुनरेशन पेड, याद आता है। इसको कैसे करें मैम, क्योंकि हमने पढ़ा है, इसमें पढ़ा है व्हेन वी डिड प्रॉफिट एंड गेन, वो पार्टनरशिप वाला एलएलपी वाला, वहां पे पता है क्या लिखा है कि मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट इज अलाउड। अब उन्होंने दे तो दिया 1,50,000 15% पे, तो इसका मतलब मैम 3% एक्स्ट्रा पे हो रहा है। अब ये जो 3% एक्स्ट्रा है मैम, ये तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। अब ये रिमूवल कैसे होगा, आई विल आस्क, मेरे को पूछने दो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। रश्मि तुम भी बताओ कि कैसे रिमूव करोगी ये, मेरा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। ये मैथ्स है, सबसे पहली चीज ये डीटी नहीं है, ये मैथ्स है, इसमें कोई डीटी का लॉजिक नहीं है। तुमको बोला है 12% अलाउ होना चाहिए, तुम क्यों 15% दे रहे हो, इसका मतलब 3% रिमूव करना है, कैसे करो। जल्दी रश्मि, क्या करूं मैं रिमूवल के लिए, नहीं आ रहा। रश्मि नहीं, ऐड करेंगे किसको ऐड करो, क्या ऐड करोगे, 3% एक्सेस। ऐड क्यों करेंगे, हम तो रिमूव करना चाहते हैं ना कि 12% अलाउड है, तुमने 15% दिया है, मतलब एक्स्ट्रा 3% यू हैव गिवन, सिर्फ 3% रिमूव करूंगी ना, डिसअलाउ तो सिर्फ 3% होना चाहिए। अभी इसका लक्ष्मी तुम बताओ, पता होगा। 3% will be disallowed, ma'am. Up to 12% is only allowed. तो हाउ So 30,000 will be disallowed. 30,000 will be disallowed. How you calculated 30,000? 1,50,000 is divided by 15%. Then for 12%, it is 1,20,000. सिंपल क्या करना है, अब मुझे ये तो दिया नहीं कि कितने कैपिटल पे करके रखा उन्होंने, ये तो कुछ भी नहीं दिया, बट दे हैव गिवन ना परसेंटेज कि ये क्या है। रश्मि यू नो ना, मैथ्स में तुमको अच्छा लगता है, तो मैथ्स क्या है इसमें, सिंपल मैथ्स ये कि मैम x का 15%, मुझे नहीं पता वो कैपिटल कितनी होगी, x का 15% इज 1,50,000। तो मैम क्या मैं x का वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 15%, तो मैम मेरी कैपिटल कितनी निकल के आएगी, 10 लाख।
और 10 लाख पे कितना अलाउ है मैम? 10 लाख पे ओनली 12% अलाउ है, दैट मीन्स 1,20,000 अलाउ। तो दिया 1,50,000 है, 1,20,000 अलाउ है, सिर्फ 30,000 इज अलाउ कर। अंडरस्टूड? इसका मतलब अदरवाइज ना लेते हुए रश्मि मेहनत लगेगी और बहुत लगेगी, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एडजस्टमेंट है जो जनरली मैथ्स के हैं, इसमें डीटी कुछ नहीं है। सो यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट, अभी अपने को करना पड़ेगी मेहनत, ठीक है? और ये चीज दिमाग से तो निकालनी पड़ेगी कि मेरे को नहीं आता या टाइम हो गया या फिर कुछ नहीं। तुम ये समझो, अब तुम वो स्टूडेंट हो जिसको सब कुछ, बल्कि तुम ज्यादा अच्छे स्टेज पे हो। क्यों? ये समझो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो पता है तुम हर चीज अब फ्रेश सीख रही हो। और जिन लोगों को कुछ कुछ आधा ज्ञान है, तो आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो तुम बल्कि उसको पॉजिटिव लो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब हर चीज अब मैं सही तरीके से सीखने वाली हूँ। तो टेक इट दैट वे, ठीक है? बट यस, आई हैव टू गिव यू सेपरेटली टारगेट्स, और वो सेपरेट टारगेट तुम्हारे कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो बोलते ना, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ज्यादा मेहनत लगेगी तो लगेगी, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम बाद तुम कम बैक कर रही हो तो टाइम लगता है, ठीक है? चलो, अब हो गया इंटरेस्ट का भी हो गया मैम, रेम्यूनरेशन का भी हो गया, और क्या? अब ये हो गया तुम्हारा फुलफिल, मतलब 28 में फोकस करोगे इंटरेस्ट पे, 28 में फोकस करोगे रेम्यूनरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू। सिर्फ ये तीन चीजों का ही फोकस होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन। मैम व्हाट इज सेक्शन नंबर 28 हो गया। 29 क्या है? कुछ नहीं है। 29 तुमको जो समझाया था ना अभी कि ऑलरेडी डेबिटेड शुड नॉट बी डेबिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड शुड नॉट बी क्रेडिटेड, मतलब मैम अब तो मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी बता लेते हैं। Section number 29 is manner of computation of PGBP. मैम what is section number 30? अब काम की बात आती है। मैम section number 30 बोलता है कि बिजनेस कहाँ स्टार्ट करोगे। मैं एक स्टोरी बोल रही हूँ। बिजनेस मैम बिल्डिंग तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, शॉप चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो बिल्डिंग चाहिए। हाँ, बिल्डिंग या तो रेंट पे लोगे, या तो बिल्डिंग को क्या करोगे, रेंट पे नहीं लिया तो मेरी खुद की होगी। अगर मैम बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे करेंगे, और खुद की बिल्डिंग है तो रेंट पे नहीं करेंगे। अगर मैम बिल्डिंग को रेंट पे ले या फिर खुद की बिल्डिंग है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस तो दोनों केस में पे होंगे बिल्डिंग पे। तो मैम अगर बिल्डिंग है रेंट पे है तो रेंट पे करेंगे, बिल्डिंग रेंट पे नहीं है तो कुछ नहीं। बिल्डिंग अगर रेंट पे हो या नहीं हो, इंश्योरेंस टैक्सेस तो वैसे भी पे करने हैं और रिपेयर तो वैसे भी करवाना है। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो बिल्डिंग रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड, वेदर इट इज रेंट, वेदर इट इज इंश्योरेंस, वेदर इट इज टैक्सेस अलाउड। बट मैम बिल्डिंग से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो हो सकता है, अलाउ करोगे क्या? यस डेफिनेटली करेंगे, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन की तरह अलाउ होगा ना। व्हेन यू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर इट विल बी एडेड टू योर कॉस्ट ऑफ असेट, और जब वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होता है तो मैम डेप्रिसिएशन की तरह अलाउ होगा। अंडरस्टूड? तो मैम एक चीज, मैंने रेंट पे ली बिल्डिंग, लीज मेरी बिल्डिंग नहीं है, लीज रेंटल है, मैंने उस पर क्या किया, कुछ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। अब जरूरत पड़ी थी, करना पड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई हैव डन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ रेंटेड बिल्डिंग। तो इफ यू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ रेंटेड बिल्डिंग, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड डीम्ड बिल्डिंग। डीम्ड मिलेगा तुमको ही मिलेगा उसका डेप्रिसिएशन, बट मैम फिर बैलेंस शीट में क्या लिखे, डीम्ड बिल्डिंग। अंडरस्टूड? तो अब्दुल सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 इज अबाउट बिल्डिंग। मैम बिल्डिंग का रेंट मिलेगा, यस। बिल्डिंग का रिपेयर, यस। इंटरेस्ट, यस। टैक्सेस, यस। बिल्डिंग के रिलेशन में कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा यू विल गेट, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। बट अगर तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया एंड रेंटल अपार्टमेंट है, डीम्ड बिल्डिंग की तरह इट विल बी कंसिडर्ड, और बाद में डेप्रिसिएशन देते रहो। दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 30। पहले 31 कराती हूँ, फिर 30 31 रीड करने का आई विल गिव यू द टाइम।
मैम व्हाट इज सेक्शन नंबर 31? बिल्डिंग अकेले क्या करेगी? खाली बिल्डिंग में क्या करोगे तुम? प्लांट मशीनरी नहीं चाहिए, फर्नीचर नहीं चाहिए, तो मतलब सबसे पहले 28 में आपने बताया प्रॉफिट और ये सब क्या होगा, 29 में मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, 30 में बिल्डिंग खरीद ली हमने, अब बिल्डिंग के अंदर का सामान खरीद ले। यस मैम, बिल्डिंग के अंदर आता है फर्नीचर, बिल्डिंग के अंदर आता है प्लांट एंड मशीनरी, अब वो खरीद लिया। तो प्लांट एंड मशीनरी का या फर्नीचर का रेंट मिलेगा, लेकिन नॉट अंडर सेक्शन 31। यहाँ 31 सेक्शन बोलता है रेंट की बात नहीं कर रहा, वो सेक्शन नंबर 37 में लिखा, मतलब मिलेगा जरूर। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेंट ऑफ फर्नीचर इज अलाउड बट नॉट अंडर सेक्शन 31, इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 37। तो मैम यहाँ क्या मिलेगा? रिपेयर। यहाँ पे क्या मिलेगा? इंश्योरेंस। सिर्फ RI? यस, ओनली रिपेयर एंड इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे इन रिलेशन टू क्या करते हो, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, अलाउड है। अब मैम इस पे भी तो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैसी बात कर रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी पे कैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्यों नहीं हो सकता मैम? हो सकता है, जो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा वो तो हम कर सकते हैं, तो अगेन कंसिडर्ड एज डीम्ड। मतलब रेंटेड चीज पे अगर कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, उसका नाम देते ही ये लोग डीम्ड। चलो ठीक है मैम, एक और चीज बताओ। क्या बताऊं? प्लांट एंड मशीनरी का मतलब आपने कहा था ना 10AA, जब आप करवा रहे थे सेक्शन 10AA की प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन हैज बीन गिवन देयर पीजीबीपी में। तो प्लांट एंड मशीनरी मतलब साइंटिफिक एपरेटस, स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब साइंटिफिक एपरेटस, स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पे वो लाइफ स्टॉक नहीं आता। लाइफ स्टॉक डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में मोटर व्हीकल नहीं आता। मैम प्लांट एंड मशीनरी में फर्नीचर आता है? नहीं, फर्नीचर इज अ डिफरेंट क्लास। तो फर्नीचर इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी, योर मोटर व्हीकल इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी। मैम लाइफ स्टॉक टी बुशेस इज नॉट माई प्लांट एंड मशीनरी। आर यू गेटिंग दिस? ये तीन चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। Scientific apparatus, plant and machinery, statistical instrument that are also plant and machinery, any other machine वगैरह वो सब plant and machinery, बस तीन चीजें नहीं। लाइफ स्टॉक नहीं है, देन योर बिल्डिंग तो वैसे भी नहीं है क्योंकि वो तो अलग ही कंसिडर होता है, फर्नीचर भी नहीं है, मोटर व्हीकल इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी। अंडरस्टूड? अब यू कैन डू वन थिंग, अब 30, 31 यू कैन रीड। अभी अब 30 और 31 रीड करो, क्योंकि 32 इज द बिगेस्ट सेक्शन, सबसे बड़ा 32 ही। डन। अब देखो, पीजीवीपी जब कर ही रहे हैं, टाइम दे ही रहे हैं, बिना देखे 28 से 31 लिख लो ना जल्दी जल्दी, बिना देखे। मतलब लर्न भी किया अभी और अभी के भी बिना देखे लिख दो कि क्या क्या मैम ने बोला था, तो मैं साथ में एक्टिव रिकॉलिंग कर रहा हूँ। अब बाद में क्या करना, प्लीज रिविजन करना, ठीक है? बट डोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। हाँ, क्विकली बस लिखते जाओ, ये टॉपिक था, फेयर मार्केट वैल्यू, जस्ट एक्टिव रिकॉलिंग।
29, 29, 30 लिखना है मैम। 29 नहीं, 30, 31 and 28 और सिर्फ वर्डिंग्स। Done. Okay, one word only, fair market value, stock in trade, this kind of active recalling area. पूरी language नहीं लिखनी। चलो। Now we are going to start with the section number 32. अच्छा, एटलीस्ट एक्टिव रिकॉलिंग में याद आया कि कुछ कुछ पॉइंट्स ये सब किए और अभी भी सोचना पड़ा क्या कि और तो कुछ था, देयर वाज समथिंग। तो कल मैंने जब तुम्हारा मेंटरिंग में यही बोला था ना कि अभी के अभी तुम लोग को करा हुआ चीज ध्यान में है कि तो डोंट डू दिस, ये पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के बाद रिवीजन करोगे। अभी की अभी करिए चीज में अगर पॉइंटर्स सोच रहे हो तो फिर तो होगा ही ना। When you complete entire subject और फिर रिवीजन के लिए भी पता नहीं कब सोचते। तो that is what I wanted to prove right now कि active recalling means
हर थोड़े टाइम में फिर से रिकॉल करो, 2 days 3 days 5 days यू हैव टू डू दैट। चलो अब जो सबसे बड़ा सेक्शन है सेक्शन नंबर 32। मैम ये क्या है सेक्शन नंबर 32? सेक्शन नंबर 32 इज अबाउट डेप्रिसिएशन। सेक्शन नंबर 32 तुम्हारा किस चीज के लिए है? इट इज अबाउट डेप्रिसिएशन। मैम ये डेप्रिसिएशन क्या है? मैम ये डेप्रिसिएशन क्या है? क्या मैंडेटरी है? एग्जैक्टली तुम्हारा डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है। मैम कैसे पता आपको मैंडेटरी है? अगर हमने तुम पे चॉइस दे दी कि जब चाहिए तुमको डेप्रिसिएशन चाहिए ले लेना, अदरवाइज मत लेना, तो जब तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, जब प्रॉफिट इस साल कम आ रहे हैं तुम डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करोगे। दूसरा, कैसे पता चला मैम कि डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है? मुझे याद आता है जब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स था, सेक्शन नंबर 35 एडी का रिवर्सल कराया था एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए। क्या बोला था? एक बेनिफिट लिया तो तुम पता है क्या बोलोगे? कंपलसरी डेप्रिसिएशन तो मेरे को तो वो तो मैंडेटरी। दैट इज द रीजन व्हेन 35 एडी इज रिवर्स्ड, तुम जानबूझ के माइनस करते हो उसमें डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। मिलेगा एक बेनिफिट छीना तो दूसरा वो कंपलसरी वाला तो देना ही पड़ेगा। मैम दोनों साथ में नहीं ले सकते, डबल बेनिफिट नहीं अलाउ करेंगे, पर एक बेनिफिट लिया है तो दूसरा बेनिफिट दे विल डेफिनेटली गिव। ये कहाँ मिलेगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में यू विल फाइंड कि जब जब सेक्शन 35 एडी का रिवर्सल है तब तक माइनस डेप्रिसिएशन होगा। अभी आगे भी आएगा, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, 35 एडी का क्वेश्चन है मैम। तो पहला पॉइंट हमें एक चीज समझ में है कि डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। ठीक है मैम, डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड? जनरली डब्ल्यूडीवी। तो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट। मैम ये क्या बोल रहे हो? वर्डिंग क्या क्या बोलते जा रहे हो? पहला तो मैंडेटरी है, सेकेंड इट इज अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक मतलब इंडिविजुअली ऐसे नहीं लेंगे, ये कैल्सी हो गया इस पे डेप्रिसिएशन ले लिया, ये फोन हो गया इस पे डेप्रिसिएशन ले लिया, ये एक और फोन हो गया इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लिया, ये क्या हो गया? अरे नहीं, इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन नहीं है। ब्लॉक मतलब सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक का मतलब क्या है? क्लास भी सेम होना चाहिए, रेट भी सेम होना चाहिए, तो सेम क्लास सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो बोलते हैं ब्लॉक। मैम रेट अलग है तो वो सेम ब्लॉक नहीं, उसके लिए एक अलग से ब्लॉक क्रिएट होगा, तो इट शुड बी सेम क्लास सेम रेट ऑफ असेट। ठीक है, और तो पहला तो मैम आपने बोला डेप्रिसिएशन मैंडेटरी, आपने बोला डब्ल्यूडीवी किस पे लगेगा? ब्लॉक ऑफ असेट, और ब्लॉक ऑफ असेट आपने बोला सेम क्लास सेम रेट ऑफ असेट। ठीक है, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है मैम, किसी को तो एसएलएम अलाउ होगा? है, एसएलएम अलाउड है। किसको है? पावर जनरेटिंग यूनिट। सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट है, उनके पास ऑप्शन है, इफ दे वांट दे कैन चूज स्ट्रेट लाइन मेथड आल्सो। सिर्फ उन्हीं का ऑप्शन है, बोला ना, ओनली पावर जनरेटिंग यूनिट, उनके पास ऑप्शन है कि तुम क्या ले सकते हो? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्ट कर सकते हो। तो पहला, फिर से मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, लर्न करो, मैंडेटरी है। सेकंड, डब्ल्यूटीवी पे लगता है। ब्लॉक ऑफ असेट मतलब सेम रेट एज वेल एज सेम क्लास ऑफ असेट होना चाहिए, एंड एसएलएम सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए है। चलो ये भी आ गया समझ में। मैम ये जो आप डेप्रिसिएशन की इतनी बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो असेट कौन सी होनी चाहिए? इज इट मैंडेटरी टेंजिबल असेट? नहीं, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। तो असेट कुड बी टेंजिबल, असेट कुड बी इंटेंजिबल। ठीक है मैम, और कुछ है? अभी तो बहुत कुछ है, चालू ही हुआ अभी। मैम डेप्रिसिएशन यूज ऑफ असेट के बेसिस पे लगता है या फिर डेप्रिसिएशन रेट के बेसिस पे लगता है? ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है, आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो? डेप्रिसिएशन का रेट आर यू डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज
या फिर लाइफ के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है? किस बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग द डेप्रिसिएशन? 1 मिनट। कहाँ थे हम लोग? डेप्रिसिएशन। हाँ मैम, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी, बिल्कुल। अब ये जो डेप्रिसिएशन, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे डिसाइड करें? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, वो कैसे डिसाइड हो रहा है? दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ असेट। मैम यूज कैसे? मोटर व्हीकल है तुम्हारे पास, हाँ, इफ यू यूज मोटर व्हीकल फॉर रेंटल पर्पस, तुम रेंट पे देते हो, तो पता है डेप्रिसिएशन का रेट अलग है। बट अगर वो तुम मोटर व्हीकल सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो बट उसको रेंट पे नहीं देते हो, तब रेट अलग है। तो ये चीज ने समझाया कि रेट जो है ना वो यूज के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, कि हाउ यू यूज द असेट, उसके बेसिस पे इन्होंने रेट फ्रेम करके रखे। मैम ये बताने की जरूरत क्या थी? बिकॉज दे हैव केस लॉ। केस लॉ देख के रखा है। केस लॉ क्या है कि आई हैव मोटर व्हीकल, ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है? मोटर व्हीकल। फिर से सुनना, मेरा बिजनेस क्या है मैम? मोटर व्हीकल का बिजनेस है। अब मैं वो मोटर व्हीकल लीज पे देती हूँ। कैब, कैब होती है ना, कैब भी तो देते लोग रेंट पे, फिर वो लोग डेली का अमाउंट देते रहते हैं। तो मोटर व्हीकल आई एम गिविंग ऑन रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैम मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? बिकॉज यू आर यूजिंग इट फॉर द रेंटल पर्पस। तो ये कितना हो गया? तुम्हारा डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो गया। मैं बोल क्यों नहीं रही वो डेप्रिसिएशन करे? क्योंकि मोटर व्हीकल में पीरियड दिया होगा, उन पीरियड के बेसिस पे आपका भी डेप्रिसिएशन और बाइफरकेट होगा। सो बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यूजेज के बेसिस पे रेट डिसाइड हो रहा है। आया समझ में? आगे मैम एक और चीज क्या कि मैम डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो असेट बिजनेस एंड पर्पस के लिए आप यूटिलाइज करोगे। यू शुड यूटिलाइज द असेट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तुम्हारे बिजनेस प्रोफेशन के लिए तुमको यूज करनी पड़ेगी असेट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डेप्रिसिएशन। फिर से आते केस लॉ पे। माय बिजनेस इज ऑफ मोटर व्हीकल और मैं मोटर व्हीकल लीज पे दे रही हूँ, तो ये तो कोई और यूज कर रहा है ना मैम। मैंने क्या यूज किया? मैंने लीज पे दे दिया, चला तो कोई और रहा है, ये तो कोई और यूज कर रहा है। उसका मतलब ये है तुम्हारे ही तो बिजनेस के लिए तुम लीज पे दे रहे हो ना। यूज का मतलब ये नहीं है कि चलाना भी तुमको पड़ेगा। तुमने लीज पे दिया, इसका मतलब तुम्हारे बिजनेस के लिए तो वो चीजें यूज हो रही है ना। यू कैन नॉट से कि चलाना भी तुमको पड़ेगा। तो व्हेन यू आर गिविंग, चलो मैं मोटर व्हीकल हटा के कोई और मशीनरी रहते हैं, तो तुम तुम्हारे बिजनेस के लिए तो उसको रेंट पे दे रहे हो, तो तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस हमको चेक करना पड़ेगा। हम क्या चेक करेंगे? इफ यू आर अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करेंगे। इफ यू आर नॉट अ कंपनी, हम वो नेचर ऑफ बिजनेस तुम्हारे कहीं तो तुम रजिस्टर्ड हुए होगा, बताया होगा ना कि ये काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज दिस। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है रेंट पे देना, तो तुम्हारा बिजनेस के लिए तो ये यूटिलाइज हो रहा है। बट मैम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस रेंट पे देना नहीं है, देन यू कैन नॉट यूटिलाइज, तुम उसका डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। तो मतलब मैम पहला तो मैंडेटरी है, यूज डिसाइड होगा, जो रेट डिसाइड होगा यूज के बेसिस पे होगा, और जरूरी नहीं है हम यूज करें। बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, मतलब मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है रेंटिंग, तो भले ही कोई और यूज कर रहा है वो असेट को, लेकिन इट इज यूज फॉर रेंटिंग पर्पस, वो भी चलेगा। अभी और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मैम वो जो मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, किसी भी असेट की आप बात कर रहे हो, I am the beneficial owner, I am not the registered owner.
मतलब बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है? बेनिफिशियल ओनर डज नॉट पे कंसिडरेशन। बेनिफिशियल ओनर कंसिडरेशन पे नहीं करता। अब ये कहां से पता चला मैम बेनिफिशियल ओनर डज नॉट पे द कंसिडरेशन? जब तुम रिटर्न चैप्टर पे आओगे ना, वहां पे ये डेफिनेशन है। तो बेनिफिशियल ओनर इज नॉट द वन हु पेज द कंसिडरेशन। बेनिफिशियल ओनर सॉरी बेनिफिशियरी डज नॉट पेज द कंसिडरेशन, बेनिफिशियल ओनर पे करता है कंसिडरेशन। बट मैम यहाँ पे पता है क्या हो रहा है कि मेरे पास एक असेट है, आई एम द बेनिफिशियरी, मैंने क्या नहीं किया, उसका कंसिडरेशन पे नहीं किया। या फिर यूं बोलो कि मैम अभी हमने ये असेट खरीदी, मेरे नाम पे रजिस्टर ही नहीं हुई है, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि हम सेल परचेस कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्ली अक्षय हम सेल और परचेस कर रहे हैं, अभी मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो क्या मैं बोलूं कि मैं ओनर हूँ असेट की? चलेगा। Whether you are the beneficial owner or you are the registered owner, चाहे तुम रजिस्टर्ड ओनर हो या बेनिफिशियल ओनर हो, तुमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। तो तुमको डेप्रिसिएशन मिलेगा, बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो या फिर रजिस्टर्ड ओनर हो, तुमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कंडीशन ये है, यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज करो। मैंडेटरी यस, बिजनेस के लिए यूज करना है। मैम अभी असेट ना रेडी टू यूज है, रेडी है, बिल्कुल रेडी टू यूज है, बट हमने अभी पुट टू यूज नहीं की बिजनेस में। ये मतलब यहाँ पे मेरे पास नहीं असेट, ये रही, ये खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक मैंने उसको पुट टू यूज नहीं किया, बस रेडी है वो कि मुझे यूज कर लो। तो मैम रेडी टू यूज पे डेप्रिसिएशन मिलेगा या फिर पुट टू यूज पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? पुट टू यूज। बट मैम ये तो गलत हो गया, क्यों? आई हैव फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखे बिजनेस में। अब आप बोल रहे हो कि रेडी टू यूज से कुछ नहीं होगा, पुट टू यूज करो, तो क्या मैं जबरदस्ती पहले क्या करूं, आग लगाऊं और फिर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करूं? आर यू गेटिंग? तो कुछ चीजों में जेन्युइन समझते हुए उन्होंने बोला है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते, एक्स्ट्रा बैटरी होंगी, एक्स्ट्रा स्टैंड बाय इक्विपमेंट होंगे, उसका तुमने अगर इंटेंशन भी रखा है कि ये यूज होंगे, इंटेंशन इज टू यूज, इंटेंशन क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, इंटेंशन है कि बैटरी यूज होगी, तो भी वो पुट टू यूज कंसीडर कर लेंगे। ये क्या बोल रही हूँ मैं, जितना इधर उधर जितना डेप्रिसिएशन के लिए लिखा है वो सब आई एम टेलिंग यू वर्बली। मैंडेटरी भी है, रेट यूज के बेसिस पे डिसाइड होता है, यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यूज का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस वी विल चेक। मैम एसएलएम और डब्ल्यूडीवी और एसएलएम ओनली फॉर पावर जनरेटिंग यूनिट, और अभी सिर्फ पावर जनरेटिंग बोल रहे, आगे और भी कुछ है मैम। और क्या है इसके अंदर? अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, ब्लॉक ऑफ असेट में होगा, ब्लॉक ऑफ असेट मतलब सेम रेट सेम क्लास ऑफ असेट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद बेनिफिशियल ओनर हो तो भी मिलेगा, रजिस्टर्ड ओनर हो तो भी मिलेगा। अब मैम ये तो होगी डेप्रिसिएशन की बात। वो मैम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या? मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40%। तुम्हारा मैक्सिमम कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 40%। मैम पहले कभी जमाने में 100% भी तो हुआ करता था, पहले के जमाने में 100% भी तो होता था। हाँ, अब मैक्सिमम कितना कर दिया? 40%। तो मैम कैसे डिसाइड करें क्या क्या रेट है? क्या हमें लर्न करना पड़ेगा? नहीं, लर्न करना तो नहीं पड़ेगा, बट एक बार यू शुड हैव इन माइंड कि ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब व्हाट आई वांट कि 5% में क्या क्या आता है, 10% में क्या क्या आता है। बुक में पता है कैसा दिया है? बुक में डेप्रिसिएशन देने का तरीका अलग है, लाइन से दे दिया सब। मैं बोलती हूँ इसकी जगह तुम चार्ट कैसा क्रिएट करो, बेटर याद होगा। 5% में कौन कौन सी चीजें आती है, 10% में कौन कौन सी चीजें आती है, 15 में क्या क्या आता है, 20 में क्या क्या आता है, 30 में क्या आता है, 40 में। मतलब रेट वाइज नीचे लिख लो कौन सी चीज है, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो ज्यादा इजी तरीका है लर्न करने का। 15 तो प्लांट एंड मशीनरी, 40 में वो सारी चीजें आएंगी जो कभी 100% पे थी, उनको 40 के बाद पे लेके आ गए। तो दिस
यू हैव टू डू इन होमवर्क। ये चार्ट तुमको होमवर्क में कल करके रखना है। क्यों नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं समझाऊंगी। पीजीबीपी में मैं कोई रिस्क नहीं लेना। तुमने अगर नहीं किया, तुम लिंक मिलते तो रहेगी तुमको, तुम क्लास में एडमिट भी हो जाओगे, लेकिन अगर मुझे पीडीएफ कल से नहीं मिले तो फिर रिमूव का ऑप्शन मेरे से भगवान ने छीना नहीं होता। ना जूम में छीना है, ना भगवान ने छीना है, मैं तुमको रिमूव कर दूंगी क्लास से। तो तुम धमकी समझ रहे हो उसको, मैं बोलती हूँ है धमकी, कि अगर तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं किया तो तुम क्लास में बैठना नहीं। ठीक है मैम, ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई, तो तुम सुधरते कहाँ से? वो बोलते ना घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो मैं टेढ़ी कर लो, तो अब मैं रिमूव कर दूंगी तुमको। ठीक है, और मुझे इस बात में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जब तुमको दुख नहीं होगा कि मेरी वो क्लास छूट जाएगी, तो मेरे को रिमूव करने में कौन सा दुख होगा? ठीक है, तो मेंटरिंग स्टार्ट करनी थी तो आज से कल से स्टार्ट करनी थी मेंटरिंग, स्ट्रिक्ट मेंटरिंग। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट शीट जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बनती है, पहले क्वेश्चन तो आने दो, वेरियस एंटिटी के इसके, तब बनती है। ठीक है, चलो ओके, तो एंजॉय योर डे एंड डू द होमवर्क्स नाउ प्रॉपर्ली। मैम जो मेंटरिंग स्टार्ट हुआ ना, हमको भी एप्लीकेबल है ना DPWA? वो टेलीग्राम वाली मेंटरिंग इज फ्री मेंटरिंग, तुम लोगों की मेंटरिंग में तो टेस्ट सीरीज भी है, तो वहां पे नहीं कर सकती मैं, फॉर मेनी रीजन भी मेंटरिंग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ अभी के लिए। तो तुम लोग की जो है दैट विल इंक्लूड टेस्ट सीरीज, तुम्हारी कॉपी चेक करना, वो सब रहेगा। पर वो कब स्टार्ट करेंगे? जब कोर्स इधर हो जाए, तो फिर रिवीजन पर्पस के लिए मैं टारगेट देती रहूंगी, फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगी। तो वो तुम्हारा मैम वो अब अभी नहीं करने को। तुम लोग बोलो तो मैं अभी कर देती हूँ, बट पता है क्या होगा, क्लास खत्म होने के बाद तुम डीटी छूने नहीं वाले, तुम्हारे साथ वो दिक्कत आएगी। तो मेरा मानना ये है कि जैसे ही क्लास खत्म हो फिर मैं बोल दूं कि कल मतलब 3 दिन बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन का टेस्ट है, तो फिर प्योरली तुम्हारा ध्यान जाएगा 3 दिन बाद एग्जाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन की। हाँ मैडम, वो एटलीस्ट 2 दिन पहले तो भी बता देना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑब्वियसली स्केड्यूल विल बी गिवन, पूरा एक स्केड्यूल ऑलरेडी तुम्हारे पास पहले से ही होगा, इस दिन एग्जाम है, तो एग्जाम का टाइमर 2 से 5 ही होना चाहिए। अब वो लोग जो नहीं दे सकते उनके लिए फिर स्पेसिफिकली टाइम अलग रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन ये 2 से 5 के बीच बैठ के ही एग्जाम देना। 1 घंटे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तो 1-1 घंटे की होगी, बट वो लाइव एग्जाम तो कंपलसरी 2 से 5 ही करना। ठीक है, ठीक है गणेश, 2 दिन नहीं तुमको पूरा शेड्यूल मिलेगा। यस मैम। चलो